हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ राकेश कुमार अपन प्रकाश संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज अपन प्रकाश का एक दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले वाले पार्ट के लिए नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाके पहला पार्ट देखें। देखो, अपवर्तन क्या होता है इसकी अपन बात करेंगे। अपवर्तन को समझने से पहले आपको माध्यम की प्रकृति समझना होगा। माध्यम की प्रकृति देखो स्टूडेंट, माध्यम जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है सघन माध्यम और एक ऐसा होता है विरल माध्यम। जैसे मैं आपको दे दूं स्टूडेंट, एक तो कांच, ये मान लो आपका कोई क्या है, कांच है, और एक ये मान लो आपका इतने ही क्षेत्र में क्या है, जल है, और एक ये मान लो यहाँ पे इतने ही क्षेत्र में क्या है, आपकी वायु। आप कैसे बताओगे कि कौन सा माध्यम किसकी अपेक्षा सघन है, किसकी अपेक्षा विरल है? तो आप यदि इसका आंतरिक संगठन देखते हो, आंतरिक कणों की प्रकृति देखते हो, तो कांच के जो कण होते हैं वो अधिक पास पास होते हैं, जल के कण थोड़े कांच की तुलना में दूर दूर होते हैं, एंड ये जो वायु होते हैं इसके कण अधिक दूर दूर होते हैं। केमिस्ट्री में जब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट ठोस, द्रव्य और गैस, तो इन तीनों के अंदर ही कणों की प्रकृति में अंतर है। किसी के कण पास है तो किसी के कण क्या है, दूर है। तो स्टूडेंट, जिस माध्यम के कण पास पास, कण क्या होते हैं, पास पास, वो माध्यम हमेशा क्या कहलाता है, आपका सघन माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो हमेशा कौन सा माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम। तो यहाँ पे आपको कोई पूछ ले जैसे जल और कांच में कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल, तो यहाँ पे कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन, और जल कौन सा हो गया, विरल, क्योंकि जल के कण क्या है, कांच की तुलना में दूर दूर। यदि आपको जल और वायु की तुलना में कोई पूछ ले तो जल को तो क्या बताओगे आप, सघन, वायु यहाँ पे क्या हो जाएगी, विरल। तो अपवर्तन पढ़ने से पहले अपन को जरूरी था कि माध्यम की प्रकृति के बारे में। माध्यम अपन दो प्रकार के पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम वो होता है जिनके कणों की कण पास पास होते हैं, विरल माध्यम में कण क्या होते हैं स्टूडेंट, दूर। इससे पहले चैप्टर में अपन ने बात की थी, या यहीं पे मैं आपको बताऊं तो जल के अंदर आपकी प्रकाश की जो चाल होती है अपन ने पढ़ी है, या दोबारा पढ़ लो, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड आपकी ये तो किस में हो गए स्टूडेंट, जल में। और यदि अपन बात करें आपके कांच में, तो कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कांच कैसा माध्यम है, सघन, और जल कैसा है, विरल। तो जल के अंदर प्रकाश की चाल अधिक है और कांच के अंदर क्या है, प्रकाश की चाल ज्यादा कम है। ये मान लो आपके पास सिस्टम है जिसमें ये आपके नीचे कोई कांच की पट्टी है स्टूडेंट, ये आपके है कांच, और यहां इसके बाहर आप मान लो जल। इस जल में से कोई प्रकाश की किरण इस कांच के अंदर आएगी, तो सिंपली बात है, चाहे जल से कांच में प्रकाश की किरण आए, चाहे कांच में से जल में जाए, प्रकाश का हमेशा क्या बदलती है, चाल, या अपन इसको क्या कहें कि प्रकाश का क्या बदल जाता है, वेग। आप इस घटना को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप साइकिल लेके चल रहे हो, आप सड़क के ऊपर साइकिल चला रहे हो एकदम तेज रफ्तार से, सामने क्या हुआ स्टूडेंट, कच्चा आ गया, मिट्टी आ गई। अपने सामान्य भाषा में बात करें तो जैसे ही आपकी साइकिल सड़क से मिट्टी में जाएगी तो दो माध्यम हो गए, एक सड़क थी और दूसरी क्या थी, मिट्टी। तो सड़क और जैसे ही मिट्टी में जाएगी आपकी साइकिल का वेग बदल जाएगा, साइकिल की क्या बदल जाएगी स्टूडेंट, चाल। और इसी कारण आपकी साइकिल क्या होती है, सीधी रेखा में ना जाकर क्या होती है, दूसरी दिशा में भटक जाती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। सेम यही घटना आपके प्रकाश के साथ होती है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये सीधा नहीं जाता, ये हमेशा अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित।
क्या हो जाता है, विचलित। तो अपवर्तन की परिभाषा क्या दोगे आप, कि जब प्रकाश एक माध्यम से, इसको आप क्या मान सकते हैं स्टूडेंट, माध्यम फर्स्ट, और इसको क्या मान लो आप, माध्यम सेकंड। तो जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर अपने पथ से क्या हो जाती है स्टूडेंट, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहोगे आप, अपवर्तन। विचलित क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लो जल विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जा रही है, या कांच सघन माध्यम से जल विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका क्या बदल जाता है स्टूडेंट, वेग। किस रहता है, अपवर्तन क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो क्या बताओगे आप, वेग में परिवर्तन के कारण। अपवर्तन किसके कारण होता है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। जहां कहीं भी प्रकाश का वेग बदलेगा, वहां पे प्रकाश की कौन सी घटना होगी, अपवर्तन, अर्थात प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा। प्रकाश की किरण सीधी जाती है, विभिन्न दिशाओं में नहीं फैलती, एकदम डायरेक्ट सीधी जाती है, अपन उसको मोड़ के नहीं ले जा सकते। लेकिन जहां भी इसका माध्यम बदलता है, वहां पे ये क्या होती है, अपने पथ से क्या हो जाती है स्टूडेंट, विचलित हो जाती है। ओके, अपन बात करें तो सिंपल भाषा में आपको सिर्फ अपवर्तन की परिभाषा कोई पूछे तो आप बता दोगे कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहोगे आप, अपवर्तन। ओके, अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में वेग में परिवर्तन के कारण। यहाँ पे देखो जो किरण आ रही है उसको क्या कहोगे, आपतित किरण, अर्थात जिस किरण का अपवर्तन होता है उसको क्या कह दोगे, आपतित किरण। ये किरण आ गई, फिर ये नई किरण यहाँ पे बड़ी, इस किरण को क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तन के बाद बढ़ने वाली किरण क्या कहलाती है स्टूडेंट, अपवर्तित किरण। और ये आपकी एक रेखा है अभिलंब, ठीक है। तो जिस किरण का अपवर्तन होता है वो आपतित किरण, अपवर्तन के बाद बनने वाली किरण अपवर्तित किरण, और इस बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहोगे आप, अभिलंब। ओके स्टूडेंट, यदि इस घटना की मैं यूं बात करूं कि आपको माध्यम दे रखा है कि आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से कौन से में जाए, विरल, और ये क्या हो गया आपका अभिलंब, और ये क्या हो गया आपका पृष्ठ। जब देखना सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तो आपको पता माध्यम चेंज होते सीधी तो नहीं जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग हमेशा क्या होता है, वेग बढ़ता है। ओके, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। जब वेग बढ़ता है तो किसी भी चीज का वेग बढ़ेगी तो वो पास नहीं आती स्टूडेंट, दूर ही जाती है। आपको भी पता, अपन सिंपली देखें तो जब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है स्टूडेंट, दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि इसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके विपरीत अपन बात करें, यदि यही प्रकाश किरण आपके विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जाए, सघन माध्यम में जाए, तब क्या होगा, बोलो भाई, सीधी तो नहीं जाएगी, विरल में से सघन में जाएगी तो प्रकाश का वेग क्या होता है, वेग घटता है। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, घटेगा, और वेग घटने के कारण ये क्या हो जाएगी, विलंब की तरफ झुक जाती है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। घटना क्या कहलाएगी, अभिलंब। क्यों होता है अपवर्तन, घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन होता है क्यों है, वेग में परिवर्तन के कारण। अभिलंब क्या होता है, यहाँ पे खींची गई रेखा सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि वेग बढ़ जाता है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि वेग क्या होता है, इसका घट जाता है। जिस प्रकार से अपन परावर्तन के नियम पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपके अपवर्तन के भी नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि ये जो आपके तीनों होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, वही सेम तीनों एक तल के अंदर स्थित होते हैं। यहाँ पे देखना स्टूडेंट, आपकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन होता है, आई, और आपकी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन सा होता है, आर। यहाँ पे अपन
जो कोण आई होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और आपका कोण आर क्या होता है, अपवर्तक कोण। परावर्तन में ये परावर्तक कोण होता है, यहाँ पे अपवर्तक कोण है। आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और आपकी अपवर्तित किरण और विलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा स्टूडेंट, अपवर्तक कोण। पहला नियम आपको पता ही है कि आपतित किरण, विलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपके आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तक कोण की जा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन म्यू। इसको अपन अपवर्तनांक भी बोलते हैं। किसी भी माध्यम के यदि दोनों कोणों का मान दे रखा आपको, आपतन कोण और अपवर्तक कोण का, तो उस माध्यम का अपन क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो दूसरा नियम यही होता है कि दोनों कोणों की जो ज्या है साइन आई अपॉन साइन आर वो क्या होती है, अपवर्तनांक होती है, जिसको म्यू से अपन दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक की बात आ गई तो कुछ माध्यम के आपको अपवर्तनांक पूछे जाते हैं। तो अब मैं बात करूं जैसे वायु का अपवर्तनांक। अपन अपवर्तनांक देखेंगे, इधर अपन माध्यम देख रहे हैं। वायु का अपवर्तनांक स्टूडेंट सबसे कम होता है 1.003। ये जो डाटा है आपको याद रखनी है, 1.003। यदि मैं बात करूं स्टूडेंट बर्फ का अपवर्तनांक होता है आपका 1.31। यदि अपन बात करें जल, तो जल का अपवर्तनांक होता है 4/3, या अपन इसको कह सकते हैं 1.33। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1.33। कांच, देखो कांच आपके दो प्रकार के होते हैं। एक कांच को अपन कहते हैं फिल्टर कांच और एक को क्या कहते हैं, क्राउन कांच। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं क्राउन कांच, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। एक फिल्टर कांच का अपवर्तनांक कितना होता है स्टूडेंट, 1.65। यदि आप देखो शराब, आपकी जो एल्कोहल होती है या शराब जो होती है, इसका जो अपवर्तनांक होता है स्टूडेंट वो होता है आपका 1.36। और आपके तारपीन के तेल, या अपन इसको तारपीन के तेल के बराबर ही होता है आपके जो केरोसिन तेल होता है उसका, तो इसका कितना होता है 1.47। तारपीन के तेल का कितना होता है स्टूडेंट 1.47, और केरोसिन का इससे थोड़ा कम होता है 1.44। तो केरोसिन का अपवर्तनांक कुछ तो 1.44, तारपीन के तेल में कितना हो जाएगा 1.47। ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। अब अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये घटना किस में होती है स्टूडेंट। तो उस घटनाओं की अपन यदि बात करें तो पहली घटना या जो भी आपकी पानी के अंदर डूबी हुई चीजें होती है, पानी में डूबी वस्तुएं, चाहे आपका ये वस्तु सिक्का हो सकती है, या पानी से भरे पात्र का पेंदा हो सकता है, या पानी के भरे पात्र में डूबी हुई पेंसिल, इनका मुड़ा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये घटना सारी की सारी किस में आएगी स्टूडेंट, आपके अपवर्तन में आएगी। इसके अलावा जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है, वो घटना कौन सी होती है स्टूडेंट, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। इसके अलावा जैसे आपके कोई क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट कि आपकी जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, सॉरी आपका तारों का जो प्रकाश होता है, तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, तो तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना भी किसकी घटना होती है स्टूडेंट, आपके अपवर्तन की घटना होती है। तो ये चीजों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य का पहले दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। एक मृग मृच्छिका का क्वेश्चन है स्टूडेंट, मृग मृच्छिका जो गर्मियों के समय आपको सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ आभास होता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है स्टूडेंट, लेकिन वो किस में पड़ी जाती है, आपकी
अपवर्तन में भी पड़ी जाती है, तो ये दोनों में होता है। मृग मृच्छिका आपके अपवर्तन के कारण भी होता है और मृग मृच्छिका आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होने वाली घटना होती है। तो ये कुछ घटनाओं के क्वेश्चन है जो आपके किससे संबंधित होते हैं, आपके अपवर्तन से संबंधित होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात होगी अपवर्तन। अपवर्तन की घटना अपन जो होते हैं लेंस के अंदर पढ़ते हैं, जब अपन लेंस पढ़ेंगे तब इसको और अधिक जानेंगे। अगला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले आपको कैसे समझना होगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ओके स्टूडेंट। क्रांतिक कोण के लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए, दो चीजें आपको देखनी कि किस कंडीशन में क्रांतिक कोण बनता है। तो कंडीशन यही है पहली तो कि आपके प्रकाश की किरण सघन से किस माध्यम में जानी चाहिए, विरल में। प्रकाश की किरण सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। दूसरा कि आपके कोण R का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये विलंब है, ये आपका पृष्ठ है, मैंने कोई प्रकाश किरण यहाँ से डाली, ये माध्यम है आपका सघन और ये माध्यम है स्टूडेंट आपका विरल। ये प्रकाश किरण यहाँ से सीधी तो जाएगी नहीं, क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। मैंने क्या किया, इस आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। आपतन कोण का मान क्या कर दिया स्टूडेंट, बढ़ा दिया। तो फिर ये किरण क्या होगी, सीधी नहीं जाएगी, विलंब से और दूर हट जाएगी। मैंने इस आपतन कोण का मान और भी बढ़ा दिया। ऐसे करते करते मैं आपतन कोण का मान मैंने इतना बढ़ा लिया कि आपके अपवर्तक कोण का मान, ये जो विलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसका मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो आपका आपतन कोण आई है उसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या बताओगे आप, कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण जिसपे आपकी अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाए या जिसपे आपके अपवर्तक कोण का मान कितना हो जाए स्टूडेंट, 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या कहोगे आप, क्रांतिक कोण। कुछ क्रांतिक कोण के क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे हीरा का क्रांतिक कोण पूछ लिया आपको, या जैसे अपन बात करें आपको क्राउन कांच का पूछ लिया, या फिल्टर कांच का पूछ लिया, या जल का पूछ लिया। तो स्टूडेंट कैसे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे का। आप एक चीज ध्यान रखना, जिसके अपवर्तनांक का मान जितना कम होता है उसका केसी उतना ही ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे जब अपन बात करें स्टूडेंट, तो आपके हीरे का जो केसी होता है वो कितना होता है, 24.4 डिग्री। 24.4 डिग्री, ध्यान रखना। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री। क्राउन कांच का कितना बताओगे आप, 41.1 डिग्री। कितना होता है, 41.1 डिग्री। और आपके फिल्टर कांच का होता है 37.4 डिग्री। और आपके जल का होता है स्टूडेंट 48.5 डिग्री। तो ये कुछ केसी के मान है, कुछ डाटा है जो आपको याद करने हैं कि हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है, क्राउन कांच का 41.1 डिग्री, फिल्टर कांच का 37.4 डिग्री और जल का कितना होता है स्टूडेंट, 48.5। तो कैसे समझ में आ गया आपका, दो कंडीशन है, सघन से विरल में जानी चाहिए और आर का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 90 डिग्री। आपके अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री, वहां पे आपका आपतन कोण ही क्या होगा, क्रांतिक। तो क्रांतिक कोण भी आपका आपतन कोण ही होता है, इसमें कंडीशन ये होती है आपके अपवर्तक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अब अपन बात करें पूर्णांतरिक परावर्तन, इसमें भी दो ही कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन सेम वही, आपकी प्रकाश की किरण सघन से कौन से माध्यम में जानी चाहिए, विरल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना लागू होती है, अन्यथा नहीं होती। दूसरा नियम कि आपके कोण I का मान केसी से क्या होना चाहिए, अधिक। क्रांतिक कोण, किसी भी पदार्थ का जो क्रांतिक कोण है उससे ज्यादा यदि आपका आपतन कोण कर दिया, क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण,
तब आपकी घटना कौन सी होगी स्टूडेंट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ये कोई माध्यम है, कोई प्रकाश किरण सघन से किस में जा रही है? विरल। आपने ये आपका अभिलंब, आपने क्या किया, इस प्रकाश किरण को इसकी केसी पे डाल दिया, क्रांति कोण पे डाला, तो ये क्या होगी? ये प्रकाश किरण इस माध्यम की क्या हो जाएगी? समांतर। अब आपने क्या किया, इस प्रकाश किरण को केसी से भी अधिक कोण पर, जब अपन प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर डालते हैं तो ये किरण वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं स्टूडेंट? परावर्तन। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम में, जब एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है और उस प्रकाश किरण का आपतन कोण क्या हो? केसी से अधिक। क्या बताओगे आप कि जब प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो ये वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन आता है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, जो आपका हीरा होता है, डायमंड होता है, वो किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कारण। जैसे ये आपका हीरे की संरचना होती है, ओके स्टूडेंट, इसमें जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इससे टकरा जाती है, फिर इससे टकराती है, इससे टकराती है, इससे टकराती है। तो जिस जिस भाग पे प्रकाश टकराता है उसी भाग पे आपको हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे का चमकना घटना किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मिराज इफेक्ट, मृग मृच्छिका गर्मियों में पानी भरा हुआ दिखाई देना, यह भी घटना किस पर आधारित है स्टूडेंट? आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसके अलावा हम बात करें अर्धभरित, या ये कहेंगे आधी भरी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना। आपकी कोई परख नली होती है, लेके आप देखते हो कांच की होती है, यदि उसको आधा भर दोगे तो जहां से आधी भरी हुई है उस भाग से आपको क्या दिखाई देती है स्टूडेंट? चमकीली दिखाई देती है। ये घटना भी किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा कोई कांच है, ये कांच अंदर से चटक गया, अंदर से चटक गया, मान लो उसमें कोई खांच होगी, उस खांच में आपकी वायु आ जाती है। अब क्या होगा? कांच सघन माध्यम से उस वायु विरल माध्यम में आपकी जब प्रकाश की किरण जाती है तो कांच के बीच खरोच बनी होती है, वो खरोच भी आपको चमकीली दिखाई देती है। वो घटना भी कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपके कांच की जो खरोच होती है वो आपको चमकीली दिखाई देती है। इसके अलावा अपन बात करें स्टूडेंट कि कालीन पोते हुए कोई भी यदि गोला है, कोई कांच की नली है, उसके अंदर से आप ब्लैक कलर कर दो, वो आपको चमकीली दिखाई देगी। उसमें भी घटना कौन सी होगी स्टूडेंट? आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक प्रकाशित तंतु होता है जो आपके प्रकाश की किरण को उसी आवर्ती पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम आता है। इसको कहते हैं प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु यहाँ पे चित्र में बड़ा बड़ा है, लेकिन इसका व्यास बहुत ही कम होता है, बारीक व्यास का होता है। एक अपने बाल तंतु मतलब बाल के समान इसकी संरचना होती है। आप इसमें यहाँ से कोई प्रकाश किरण डालोगे तो ये प्रकाश किरण क्या होगी? इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहेगी, इससे दीवारों से टकराते हुए दूसरे भाग पर पहुंच जाएगी। तो प्रकाशित तंतु किस प्रभाव पर कार्य करता है स्टूडेंट? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव पर कार्य करता है। आज अपन ने समझा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताना। न्यूमेरिकल मैंने इसके नहीं बताया, न्यूमेरिकल अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। जो परावर्तन से संबंधित आपके न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको कई बार गहराई पूछ ली जाती है, वास्तविक गहराई, ये याद रखना। जैसे मछली है, आपको तालाब में आप मछली को देखोगे तो अपने वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देती, कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती। तो कई बार उसको पूछा जाता है कोई भी चीज गिरी हुई, जैसे पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी वास्तविक स्थिति, गिलास ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है? तो वास्तविक स्थिति इक्वल टू होता है स्टूडेंट
आभासी स्थिति, आभासी स्थिति इंटू √2 अपवर्ड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे।